नेक्स्ट है इसमें केंद्र एवं राज्यों में प्रशासनिक संबंध। जब हम प्रशासनिक संबंधों की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्तियां हैं और इसी तरह से जो प्रांतीय सरकारों की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं उसमें समन्वय दोनों तरह की सरकारें किस तरीके से स्थापित करेंगी। संविधान ने जिस तरीके से वैधानिक क्षेत्र में केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है उसी तरीके से ही प्रशासनिक क्षेत्र में भी केंद्रीय सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है। राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए जो राज्य सरकारों का प्रशासन है उस पर केंद्रीय सरकार का पूरा नियंत्रण स्थापित किया गया है कि जैसे हर राज्य जो है अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग इस तरीके से करेगा जिससे कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन भी अच्छे से हो सके। अब जो संसद ने कानून बनाए हैं वो किस पर लागू होने हैं? वो पूरे भारत की जनता पर लागू होने हैं। राज्य ने जो कानून बनाए हैं वो उस राज्य में जो लोग रहते हैं उन पर लागू होने हैं। माने जनता तो एक ही है, संसद जो कानून बना रही है वो भी उन्हीं लोगों के लिए बना रही है और राज्य सरकारें जो कानून बना रहे हैं वो भी उन्हीं लोगों पर ही लागू होने हैं। तो ऐसे में दोनों में किसी भी तरह का गतिरोध उत्पन्न ना हो कि राज्य जो अपने कानूनों को लागू करेगा तो वो इस तरीके से लागू करेगा कि संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं वो भी अच्छे से लागू हो पाए, उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसी तरह से जो केंद्र सरकार की संपत्ति है, राज्य की सीमाओं में जहाँ जहाँ भी आती है केंद्रीय संपत्ति है, रेलगाड़ियाँ हैं, उनकी रक्षा के लिए भी केंद्रीय सरकार राज्यों को आदेश दे सकती है। और यदि केंद्रीय सरकार ये महसूस करे कि किसी राज्य में केंद्रीय संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो केंद्र सरकार उस राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बल भेज सकती है, माने अपनी पुलिस फोर्स भेज सकती है वहाँ। इसी तरह से ही अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि देश में इमरजेंसी लागू है तो ऐसी स्थिति में पूरे देश की जो प्रशासकीय शक्तियां हैं, प्रशासन संबंधी शक्तियां हैं, वो सारी की सारी केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यदि इमरजेंसी लागू है पूरे देश में या देश के जिस हिस्से में। और इसी तरीके से ही अनुच्छेद 356 का प्रयोग तो पूरे देश पर इकट्ठे होता नहीं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो इमरजेंसी लागू होगी वो किसी एक या एक से अधिक कुछ राज्यों में लागू होगी। तो उस समय उस स्थिति में भी जब किसी भी राज्य का जो शासन है संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में यदि किसी राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है तो उस स्थिति में उस राज्य की जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं, जो प्रशासनिक शक्तियां हैं, वो सारी की सारी राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं और फिर राष्ट्रपति जो है अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य का प्रशासन चलाता है। इसी तरह से राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य में राज्यपाल का पद, इसी तरह से केंद्र में राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद के लिए तो चुनाव होता है, लेकिन जो राज्यपाल का पद है उसके लिए चुनाव नहीं होता, बल्कि राज्यपाल को केंद्रीय सरकार नियुक्त करती है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को। अब राष्ट्रपति क्योंकि हमारे देश में संवैधानिक मुखिया है तो राष्ट्रपति किसके परामर्श से, किसकी सलाह से नियुक्त करता है राज्यपाल को? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह से। तो ऐसे में जो राज्यपाल है अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। इसी तरह से राज्यपाल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी दी गई हैं और उसके लिए वो पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। और साथ ही साथ राज्यपाल का ये कार्य है, रूटीन का कार्य है कि हर 15 दिन में जो राज्यपाल हैं राज्य की कार्यों की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को भेजते हैं। अब राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति यदि चाहे तो राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो इस तरह से एक सीधा सा हस्तक्षेप हो गया अनुच्छेद 356 और राज्यपाल। इसी तरह से ही 2 या 2 से अधिक प्रांतों में
कोई नदी आ रही है तो नदी के पानी के विभाजन के संदर्भ में भी यदि कोई विवाद है तो उसका निर्णय करने की जो शक्ति है या उस जल के विभाजन से संबंधित निर्णय के लिए कोई कानून बनाना है तो ये शक्ति भी संसद को ही प्राप्त है। इसी तरह से ही राज्यों में जो परस्पर विवाद होते हैं, यहाँ हम राजनीतिक विवाद की बात नहीं कर रहे, भूमि संबंधी विवाद है, जल संबंधी विवाद है या इसी तरह का कोई और विवाद है, तो उसके लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है ये राज्यों में परस्पर विवादों को निपटाने के लिए अपनी जो रिपोर्ट है ये केंद्र सरकार को सौंपती है। इसी तरह से जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, वो आयोजित की जाती हैं केंद्रीय सरकार के द्वारा। ये पदाधिकारी सारे होते हैं केंद्रीय सरकार के, लेकिन यही पदाधिकारी राज्यों में भी अपनी सेवाएं देते हैं। माने इनकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा भाग राज्य सरकारों की सेवा के लिए सौंपा जाता है। अब भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की गई है और देश की रक्षा का जो दायित्व है वो केंद्रीय सरकार को ही सौंपा गया है। और इस शक्ति के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है राज्य सरकारों के प्रशासन पर काफी हद तक अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है। केंद्र सरकार राज्यों में संपत्ति की रक्षा के लिए या कानून और व्यवस्था की स्थापना के लिए अपनी जो फोर्स है, केंद्रीय सुरक्षा बल है, उसको भेज सकती है। और इसी तरह से राज्य की जो कानून व्यवस्था का प्रबंध है, हालांकि ये राज्य सूची का विषय है, लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर जो केंद्र सरकार है अपनी केंद्रीय सुरक्षा बल को भी वहाँ नियुक्त कर सकती हैं और साथ ही साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए जांच दल भी भेज सकती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है वित्तीय संबंध, कि जो वित्तीय संबंध है वो केंद्र और राज्यों में किस तरह से निश्चित किए गए हैं संविधान द्वारा, इसमें हम ये जानेंगे। भारत के संविधान में यह विभाजन जो किया गया है वित्तीय शक्तियों का, वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किए गए विभाजन पर आधारित है। थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल किया गया है, ज़्यादा फेरबदल उसमें नहीं किया गया। इसमें कुछ तो कर ऐसे हैं, कुछ टैक्स ऐसे हैं जो केंद्र सरकार की ओर से लगाए और एकत्र किए जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा एकत्र किया गया धन राज्यों को सौंप दिया जाता है। जैसे कृषि वाली भूमि की आय को छोड़कर शेष संपत्ति पर उत्तराधिकारी संबंधी कर, इसी तरह से कृषि वाली भूमि की आय को छोड़कर शेष संपत्ति पर भू संपत्ति पर कर, रेल, समुद्र या वायु के माध्यम से ले जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर, इसी तरह से रेल का किराया, समाचार पत्रों में छपने वाले विज्ञापनों पर टैक्स। और इसमें कुछ कर ऐसे हैं, कुछ टैक्स ऐसे हैं जिनको लगाती तो केंद्रीय सरकार है, लेकिन उनको एकत्र राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और फिर राज्य सरकार ही उनको खर्च करती है। जैसे करों में इन टैक्सेज में क्या है, एक तो स्टाम्प फीस, औषधि और श्रृंगार प्रसाधन के सामान पर उत्पादन कर इत्यादि जो है वो इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा कुछ टैक्स ऐसे हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं और उनको संघ और राज्यों में फिर वितरित कर दिया जाता है। ऐसे जो टैक्स हैं उनमें मुख्य रूप से जो है वो है इनकम टैक्स। और साथ ही साथ जो राज्य सरकार हैं, क्योंकि राज्य सरकारों की जो आय के साधन है वो काफ़ी सीमित हैं, उनको अपनी राज्य में विकास कार्य करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की कमी बनी रहती है। तो ऐसे में जो संघ सरकार हैं जनता की भलाई के लिए और राज्य के प्रबंधन की योग्यता को देखते हुए कुछ धन ग्रांट के रूप में, अनुदान के रूप में देती हैं। केंद्रीय सरकार जब ये ग्रांट देती है तो ग्रांट देते हुए वो कुछ शर्तें निश्चित करती है। माने जिस कार्य के लिए ग्रांट दी गई है वो उसके अलावा और किसी कार्य पर खर्च नहीं की जा सकती। इसी तरह से जिस समय अवधि के लिए दी गई है उस समय अवधि तक उस कार्य को पूरा करना होगा।
यदि वो कार्य पूरा नहीं होता तो बचा हुआ पैसा वापस फिर केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है, फिर से उसकी अनुमति केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है। इसी तरह से यदि देश में वित्तीय संकट की घोषणा हो जाए राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य का धन है उस पर राज्य के विधानमंडल का नियंत्रण नहीं रहेगा, बल्कि समस्त धन पर केंद्र सरकार का ही नियंत्रण हो जाएगा। और जो ऐसे जो वित्तीय संकट के समय जो राष्ट्रपति हैं, राज्य विधानमंडलों द्वारा जितने भी वित्त विधेयक पारित होंगे उनको अपनी स्वीकृति के लिए मंगवा सकता है। माने सीधे सीधे सारा जो खर्च है वो केंद्र सरकार के आदेशानुसार ही होगा। और इसी तरह से ही इसमें जो ऋण की व्यवस्था भी की गई है, कर्ज की व्यवस्था भी, जो राज्य सरकारें हैं अपने विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत राज्य के संचित कोष की जमानत पर ऋण के रूप में, कर्ज के रूप में कुछ रकम ले सकती हैं। लेकिन जो ये राज्य सरकारें हैं ये भारत से बाहर, अपने देश से बाहर, विदेशियों से या विदेशी राज्य से किसी भी तरह का दूसरे देश से किसी भी तरह का कोई जो कर्ज है वो नहीं ले सकती। तो इस तरह से संविधान में केंद्र और राज्यों में जो परस्पर संबंध हैं उनके लिए वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित ये कुछ नियम, कुछ कानून जो हैं वो तय किए गए हैं। इन्हीं का पालन करते हुए ही जो केंद्र और राज्य सरकारों के परस्पर संबंध हैं उनमें समन्वय स्थापित रहता है। और यदि इससे अलग कोई व्यवस्था राज्य सरकार करना चाहे तो फिर उसमें या तो उसको अनुच्छेद 356 का सामना करना पड़ेगा या फिर तुरंत ही अपना आदेश वापस लेना पड़ेगा। माने दोनों तरह की जो सरकारें हैं वो इन कानूनों के दायरों से बंधी हुई हैं और इसी के अंतर्गत ही कार्य करती हैं। धन्यवाद।